Dear students, the last topic of your light that includes in the light is importance of light. यह है आपके पूरे एक लाइट टॉपिक का लास्ट सेक्शन है जिसमें हम लाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर द प्लांट्स. पादप के लिए प्रकाश का महत्व. पेड़ पौधों की अनेक महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं को प्रकाश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. अतः हम इसका जो यूटिलिटी है प्लांट्स के अंदर, इसको हम फॉलोइंग टॉपिक्स में स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स. किस तरह से. फर्स्ट वन है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन या पादप का वितरण. पृथ्वी पर किस जगह पर कितनी लाइट इंटेंसिटी है और वहाँ पर कौन सा पादप ग्रो करता है, यह लाइट पर निर्भर करता है. हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और इसके बाद जैसे जैसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है. दोनों ही ध्रुवों पर प्रकाश सबसे कम प्राप्त होता है. इस तीव्रता के परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पादप का वितरण भी प्रभावित होता है. भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की वनस्पति अन्य क्षेत्रों, विशेषकर समशीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में पूरी तरह अलग होती है. मतलब यहाँ पर प्रकाश की इंटेंसिटी के हिसाब से कहाँ पर प्रकाश कितना तीव्र मिलता है, पाया जाता है या अर्थ उसको एक्सेप्ट करती है, प्राप्त करती है, उसके आधार पर पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पर पौधों का वितरण भी अलग अलग होता है. भूमध्य रेखा के पास जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर समशीतोष्ण अवस्था पाई जाती है, समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं. वो ध्रुवीय क्षेत्रों में और पूरी तरह से अलग तरह के पादप पाए जाते हैं. यही नहीं, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर हम इन क्षेत्रों के तापमान में भी परिवर्तन देखा जा सकता है. जब प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होती है तो यहाँ का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है और जब वो टेम्परेचर अलग अलग होता है तो यहाँ पर पादप के प्रकार भी अलग अलग पाए जाते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज वाष्पोत्सर्जन की क्रिया. इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन. प्रकाश की तीव्रता एवं गुणवत्ता पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अत्यधिक प्रभावित करती है. पत्तियाँ जैसे प्रकाश को ग्रहण करती है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है. तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि इसके साथ ही जो मध्य शिरा है, जो लीफ की मीजोफिल्स होती हैं, उसके तापमान में वृद्धि होती है, उसमें से जल की मात्रा बाहर आ जाती है. इसके विपरीत जब प्रकाश की तीव्रता घटती है तब तापमान की कमी आ जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर में गिरावट होती है. प्रकाश की उपस्थिति के कारण स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं. जब स्टोमेटा खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है. इसके अतिरिक्त तापक्रम में वृद्धि के कारण भी पत्तियों की उपचर्म से भी वाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है. इसके साथ ही अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होने से पौधे की जल संबंधी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी तेजी से होने लगता है और इसे रसारोहण की प्रक्रिया भी कहा जाता है. कहने का मतलब है, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उस वजह से पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है और तापमान जब बढ़ जाता है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है. जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है तो पौधे जड़ों से ज़्यादा पानी खींचते हैं और एक एसेंट ऑफ सेप, जिसको कि रसारोहण करते हैं, वह प्रक्रिया पादपों के अंदर होती है. इस रसारोहण की प्रक्रिया से में विभिन्नता आती है. पादप कार्य की वैज्ञानिकों द्वारा प्राय पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं जल अवशोषण की दर को प्रत्यक्षतः
समानुपाती कहा जाता है। मतलब अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो जल अवशोषण भी ज़्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन की दर अगर कम होगी तो प्लांट्स वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वह भी कम करते हैं। तो यह दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण एवं क्लोरोफिल का निर्माण। सूर्य के प्रकाश में एक प्रिकर्सर या पूर्ववर्ती पदार्थ पाया जाता है पादप के अंदर, जिसको कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। इसके द्वारा पत्तियों एवं कोमल शाखाओं में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। प्लांट के अंदर पहले से एक प्रिकर्सर पाया जाता है क्लोरोफिल बनने का, जिसको प्रोटोक्लोरोफिल कहते हैं, और यह बाद में लाइट की उपस्थिति में यह क्या करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है लीव्स के अंदर, और जो यंग ब्रांचेस होती है, ग्रीन ब्रांचेस होती है, उसके अंदर। प्रोटोक्लोरोफिल एक पीले रंग का पदार्थ होता है, इसीलिए यदि नव विकसित पत्तियां और कोपलों को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो तो यह पीली रह जाती है। जो नई लीव्स डेवलप होती हैं उसमें क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिल। अगर उसमें सनलाइट में हम उसको नहीं रखें, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, अच्छे से सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो वह पीली रह जाती है, जस्ट ड्यू टू द प्रिकर्सर प्रोटोक्लोरोफिल। इस प्रक्रिया को इटियोलेशन कहा जाता है, पांडुरता कहा जाता है। यद्यपि कुछ पादप समूहों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स और फर्न इत्यादि के कुछ सदस्य अंधेरे में भी क्लोरोफिल का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, फिर भी अधिकांश पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। यही नहीं, हरित लवक की आंतरिक संरचनाएं अर्थात ग्रेना में भली भांति क्लोरोफिल अणुओं के व्यवस्थित होने के लिए भी प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। अब तक हम ये जानते थे कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पे जैसा लिखा गया है कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल के बनने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के का प्रिकर्सर पत्तियों और यंग ब्रांचेस में, ग्रीन ब्रांचेस में पाया जाता है। वह प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है। अगर हम पत्तियों को, पौधे को धूप में नहीं रखते हैं तो जो यंग लीव्स हैं उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पाता है और वो पीली रह जाती है, जिसको इटियोलेशन कहा जाता है। कुछ जो पादप होते हैं जैसे शैवाल, मॉस और लाइकेंस, यह अंधेरे में भी क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकते हैं। हरित लवक की जो आंतरिक संरचनाएं होती है, ग्रेना, लेमिना, स्ट्रोमा, लेमिला, इनके अरेंजमेंट के लिए, इनमें क्लोरोफिल के अणुओं के व्यवस्थित करने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल संश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत प्रकाशीय अभिक्रिया में होने वाले प्रकाश फोस्फोटीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में उपलब्ध प्रकाशीय ऊर्जा के आधार पर ही प्रकाश बहुल यौगिक एटीपी का निर्माण होता है और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पानी का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप O2 बनता है और CO2 निकलती है। वह CO2 का बाद में फिक्सेशन होता है और वह NADPH2 नामक पदार्थ बनाता है। तो क्लोरोफिल संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए लाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति एक विशेष योगदान देती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में उपलब्ध जो प्रकाशीय ऊर्जा के आधार पर ही हमने देखा है कि एटीपी सिंथेसिस होता है, और एटीपी सिंथेसिस होता है प्लस हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पानी है जो विभाजित होकर O2 और CO2 बना लेता है। O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन फिक्सेशन होता है। यह प्रक्रिया फिजियोलॉजी में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्णरंध्रों का खुलना एवं बंद होना। दिन के समय में प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरंध्र खुलते हैं। प्राय जनरली हमने देखा है कि दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात्रि के समय जब प्रकाश अनुपस्थित होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने से इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण क्रियाएं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसमें प्रभावित होती है और वह प्रक्रियाएं भी संपन्न होती है।
तो पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए भी प्रकाश की उपस्थिति इम्पॉर्टेंट होती है। द सिक्स्थ पॉइंट इज श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की उपस्थिति पेड़ पौधों एवं जंतुओं में श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में कोशिकाओं में उपस्थित श्वसन क्रिया धार यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन क्रिया तेज से होने लगती है। ऐसा है कि श्वसन के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, उनकी जो कंपाउंड्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है जीव जंतुओं के अंदर, पौधों के अंदर, और इसके परिणाम स्वरूप जो श्वसन की क्रिया है वह तेजी से चलने लगती है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रकाश का पादप वृद्धि पर प्रभाव। प्लांट की ग्रोथ पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, जिसके कारण पौधे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फिक्सेशन कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेते हैं। यह पोषक तत्व की जितनी अधिक मात्रा पादप शरीर में उपलब्ध होती है, पादप की वृद्धि दर भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकाश की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की वृद्धि को भी प्रभावित करती है। जैसे प्रकाश की अधिक तीव्रता होती है तो प्रकाश की वृद्धि दर कम हो जाती है, लेकिन पौधे हष्ट पुष्ट होते हैं, उनमें जो है लीव्स का डेवलपमेंट, ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है। पौधे की वृद्धि के लिए लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो रेड लाइट है, जो रेड वेवलेंथ है, वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है प्रकाश की वृद्धि के लिए। इसके अतिरिक्त प्रकाश की उपस्थिति और तीव्रता पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के निर्माण एवं वितरण, पुष्प हार्मोन्स और फ्लोरेजेंस के निर्माण और बीजों में अंकुरण को भी प्रभावित करती है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वह, जैसे हमने फोटो पीरियोडिज्म में देखा था, फ्लावरिंग के लिए, प्लांट के लिए लाइट की इंटेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह फ्लोरिजन, जो कि फ्लावर सिंथेसिस का एक वो प्रभावी कारक माना जाता है। पुष्पी हार्मोन्स जो होते हैं और प्रकाश, इनके जो पादप के वृद्धि हार्मोन से ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन्स, इनमें निर्माण में भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो पादप की वृद्धि पर भी प्रकाश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन इज पादप गतियाँ एवं प्रकाश। कुछ पौधों में एवं इनके कुछ विशिष्ट पादप भागों में गतिशीलता प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे जैसे पौधे में प्रवाह की वृद्धि सदैव प्रकाश की तरफ और जड़ की वृद्धि प्रकाश से दूर की दिशा में अग्रसित होती है। पादप के जो मूवमेंट होते हैं, प्लांट मूवमेंट होते हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह भी प्रकाश के द्वारा निर्धारित होती है। हम जानते हैं शूट हमेशा, जो एरियल भाग है पादप का, वह हमेशा टुवार्ड्स द सनलाइट ग्रो करता है, और जो रूट्स हैं वो टुवार्ड्स द अर्थ या सन से दूर धरती की तरफ ग्रो करती है। इस तरह प्रकाश के द्वारा पादप की जो गति है उसको प्रभावित करने को कहा जाता है फोटोट्रॉफिज्म या प्रकाश नोवर्तन। जब प्रकाश पौधे में होने वाली वृद्धि को वह किस डायरेक्शन में होगी इसको प्रभावित करता है, तो इसको फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक एग्जाम्पल है कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो अधिकांश सदस्य होते हैं उनकी पत्तियां दिन के समय, मतलब जब प्रकाश उपस्थित रहता है तब पत्तियां खुली रहती है, और रात के समय जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तब पत्तियां बंद हो जाती है। इसी तरह हमने देखा कि अनेक जो पुष्प होते हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैक्टस जैसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें पुष्प केवल रात में
खुलते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में ही खुलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बंद हो जाते हैं। सूरजमुखी का जो पुष्प है वह प्रकाश की दिशा के अनुरूप ही अपनी स्थिति ग्रहण करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव विभिन्न प्रकार की पादप गतियों पर स्पष्टतया दिखाई देता है कि प्लांट्स के जो ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, यह प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है और इस तरह की निर्भरता को फोटोट्रॉफिज्म कहा जाता है। 8th पॉइंट है, पौधे की बाह्य आकारिकी और आंतरिक संरचना पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी। किसी भी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे की बाह्य एवं आंतरिक संरचना इसके वहाँ पर जो उपलब्ध प्रकाश है उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर प्रभावित करता है। उसकी गुणवत्ता इसको प्रकाश को प्रभावित करती है। तो पौधों को जो प्राप्त प्रकाश है, सबसे पहले इनकी पत्तियों की संरचना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। जो पत्तियों की संरचना है और कार्यप्रणाली है उसको ये प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। द्विबीज पौधों की केवल डोर्सीवेंट्रल सरफेस, जो पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर विभेदन स्पष्ट होता है। इसकी ऊपरी सतह को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है और निचली सतह को कम मिलता है। तो इनकी पर्ण की जो आंतरिक संरचना है उसमें भी पर्ण मध्यों तक 2 प्रकार की हो जाती है। ऊपर की साइड में डोर्सीवेंट्रल साइड में पेलिसेड मृदु तक पाई जाती है और नीचे की साइड में वेंट्रल साइड में स्पंजी मृदु तक पाई जाती है। इसके विपरीत अगर एक बीजपत्री पादप है जिसमें आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है, मतलब ऊपर और नीचे की संरचना समान पाई जाती है, इसमें दोनों ही सतह पर प्रकाश जो है बराबर मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी वजह से इसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। उसमें एक ही तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें कोई विभेदन नहीं पाया जाता और इसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी आइसोडायमेट्रिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का पौधे की आंतरिक और बाह्य संरचना पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम पत्तियों का एग्जाम्पल लें तो जो डाइकोट है उसमें जो पत्ती है उसमें ऊपर और नीचे की सरफेस में डिफरेंस होता है। स्टोमेटा मुख्यतः नीचे की सरफेस पे पाए जाते हैं और जब हम इसको एनाटोमिकली हम जब इसका सेक्शन काटते हैं तो जो ऊपर है, ऊपर पेलिसेड टिश्यू होते हैं और नीचे होते हैं स्पंजी मृदु तक पाए जाते हैं। जबकि जो एक बीजपत्री पादप है उनकी पत्तियां आइसोबाइलेटरल होती है, जिसके अंदर उसमें ऊपर और नीचे की जो सरफेस है पत्ती की उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए आंतरिक संरचना के अंदर भी इसमें एक ही तरह के उत्तक पाए जाते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम है जहाँ पर प्लांट्स के ऊपर लाइट का क्या इम्पैक्ट होता है यह दिख रहा है। लाइट क्या क्या उसमें रेगुलेट करती है। एक तो ट्यूबर फॉर्मेशन करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पादप किस तरह मूव करेगा वह, जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसमें फ्लावर कब बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कब होगी, रनर का प्रोडक्शन कब होगा और स्टेम और लीफ का प्रोडक्शन उसके अंदर कब होगा। तो यह लाइट पे पूरा प्लांट है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर बहुत प्रभाव पड़ता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हियर आपका जो लाइट का टॉपिक है वह ख़त्म होता है, जो कि कई सब डिवाइडेड था कई पार्ट्स में, और इट इज़ द एंड है ये आपके लाइट के टॉपिक का विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन द प्लांट्स। थैंक यू।